हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान का पाठ। इस वीडियो को मैंने खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पाठ एक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पाठ को मैंने 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे तत्वों और यौगिकों के प्रतीक से एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कैसे लिखा जाता है, किन किन सूचकों द्वारा एक रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाया जाता है, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना क्यों आवश्यक है और उसे कैसे किया जाता है। किसी भी रसायन अभिक्रिया को लिखने के लिए हमें उसके तत्वों और यौगिकों के नाम और उनके प्रतीक या सिंबल पता होना चाहिए। क्लास 9th में हमने सभी तत्वों और यौगिकों के नाम पढ़े थे। एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं ताकि हमें रासायनिक समीकरण लिखने में दिक्कत ना हो। हमने पढ़ा था कि सभी तत्वों का प्रतीक अंग्रेजी वर्णमाला से लिया गया है। अगर तत्व के सिंबल में या उसके प्रतीक में एक लेटर आता है तो उसे इंग्लिश के बड़े वर्ण से लिखा जाता है। अगर तत्व के सूत्र में 2 वर्ण आते हैं तो उन्हें 2 लेटर से लिखा जाएगा। तो पहला वर्ण बड़ा होगा, कैपिटल, और दूसरा होगा स्मॉल लेटर या छोटा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यहां पे हमने लिखा है बोरॉन का सिंबल कैपिटल बी से, कार्बन का सिंबल कैपिटल सी से, हाइड्रोजन कैपिटल एच से, आयोडीन कैपिटल आई से और नाइट्रोजन कैपिटल एन से। जहां पे 2 लेटर्स यूज हुए जैसे कि बेरियम और बेरिलियम में, यहां पर 2 लेटर्स क्यों यूज हुए? क्योंकि बेरियम और बेरिलियम में दोनों का फर्स्ट लेटर बी है, तो इनका फर्स्ट और सेकेंड लेटर यूज हुआ नाम का। तो यहाँ पे आया बेरियम का बी ए, बी बड़ा और ए छोटा। ऐसे ही बेरिलियम में बी बड़ा और ए छोटा। जहां पर तत्व के नाम में फर्स्ट 2 लेटर्स एक जैसे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और मैंगनीज में, मैग्नीशियम में एम ए और मैंगनीज में भी एम ए, तो इनका पहला और तीसरा लेटर इनके प्रतीक में यूज होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम का हुआ एम कैपिटल और जी स्मॉल, और मैंगनीज का हुआ एम कैपिटल एन स्मॉल। कुछ तत्वों के प्रतीक दूसरी भाषा जैसे लैटिन, जर्मन और ग्रीक से भी लिया गया है, और कुछ का नाम रंगों के आधार पर लिया गया है। कुछ का जिस जगह पर उनका आविष्कार हुआ वहां से भी लिया गया है, जैसे कॉपर का साइप्रस से सी आया। और ऐसे ही कुछ तत्वों का नाम ग्रहों के नाम पे, यूरेनियम जैसे लिखा गया है यू, से भी लिया गया। पोटेशियम हम देख सकते हैं कैलियम, ये दूसरी भाषा से लिया गया है। उसके बाद सोडियम का Na जो हमने लिखा नाट्रियम से लिया गया है ये। तो इस तरह से कुछ नाम इंग्लिश के ना होके दूसरी भाषाओं के भी हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें तत्वों और यौगिकों के रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, पर हमें ये भी पता होना चाहिए तत्व क्या और यौगिक क्या। याद है ना आपको, तत्व होते हैं जिनके परमाणु समान होते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन तो उसके सभी तत्व परमाणु हाइड्रोजन के होंगे। अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन तो उसके सभी परमाणु ऑक्सीजन के होंगे। फिर यौगिक क्या है? याद करिए, यौगिक एक से ज्यादा तत्व यदि मिलते हैं और एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उस मिश्रण को हम बोलते हैं यौगिक। जब हम यौगिकों के नाम लिखते हैं तो उसके तत्वों के प्रतीक तो लिखे ही जाते हैं, लेकिन उसमें जुड़ने वाले तत्वों की परमाणु संख्या भी प्रयोग में आती है। आप देखिए उदाहरण, यहाँ पे लिखा है मैंने पानी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जब मिलता है तभी हम पानी का सूत्र H2O लिख सकते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में हम लिखते हैं CO2। कब बनेगा CO2? जब एक परमाणु कार्बन का 2 ऑक्सीजन
के परमाणु से मिलेगा, तभी वो CO2 बन सकता है। तो अब देखते हैं, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों और यौगिकों के सूत्र से दर्शाते हैं तो हमारा बनता है रासायनिक समीकरण। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिक्रमक या अभिकारक, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रतिफल या फिर उत्पाद। अभिक्रमक और अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम पहले लिखते हैं, आप देखिए A+ भी लिखा है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बने या प्रतिफल बने C और D, उन्हें हमने तीर के निशान के बाद लिखा। कुछ अभिक्रियाएं आगे की दिशा में और उल्टी दिशा में भी चलती है, उन्हें हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर अगर कोई अभिक्रिया आगे की तरफ और उल्टी दिशा में चल रही है तो हमने यहाँ पे 2 तीर के निशान यूज किए, आगे वाली अभिक्रिया के लिए काला तीर और नीचे वाली अभिक्रिया के लिए लाल तीर मैंने यहाँ पे यूज किया। ऐसी अभिक्रिया में आगे वाली अभिक्रिया के लिए A और B हो गए अभिक्रमक और C और D हो गए प्रतिफल, लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए C और D क्या हो गया, हमारे अभिक्रमक हो गए, और A और B हो गए हमारे प्रतिफल। दो तत्वों या यौगिकों को या एक तत्व और यौगिक को हमारे मिला देने से तो अभिक्रिया नहीं होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई? तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ सूचक हैं जो ये दर्शाते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे गैस का उत्सर्जन से हमें पता चलता है, तापमान में यदि कोई परिवर्तन हुआ, रंग में कोई बदलाव आया या भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ, तो हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखते समय हम इन सूचकों के भी प्रतीक यूज करते हैं। आप देखिए, गैस के लिए हम यूज करते हैं G, या फिर ऊपर की तरफ तीर का निशान। तापमान के लिए हम यूज करते हैं एक त्रिभुज। ठोस के लिए हम यूज करते हैं S। द्रव के लिए हम यूज करते हैं L। कोई अगर जल में घोल बना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं AQ। एक्वस होता है क्योंकि इंग्लिश में। अवक्षेप जो अघुलनशील पदार्थ है उसके लिए हम यूज करते हैं PPT, या फिर नीचे की तरफ तीर का निशान। दाब को हम दर्शाते हैं डिग्री ATM लिख के, एटमॉस्फेयर। उत्प्रेरक का अगर प्रयोग हो रहा है तो उसे हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे मैंने ZNO लिखा है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, लेकिन रिएक्शन में या अभिक्रिया में यूज नहीं होता। अब इन सभी सूचकों को मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको समझाने की उदाहरण द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मैंने लिखा गैस G, हाइड्रोजन के साथ गैस, फिर जिंक ऑक्साइड ये उत्प्रेरक है, 300 एटमॉस्फेयर ये दाब है। यहाँ पर हम तापमान भी लिख सकते हैं अगर हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान पता है जिस तापमान पे अभिक्रिया होती है। फिर यहाँ लिखा मैंने CH3OH के साथ L मतलब द्रव, NaCl के साथ लिखा है S मतलब ठोस, फिर ये द्रव, फिर ये आया हमारा अवक्षेप बनाइए, अघुलनशील पदार्थ बना। तो इन सूचकों से हमारा रासायनिक समीकरण और अधिक सूचनापूर्ण बन जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि ये अभिक्रिया इसी तापमान पर, इसी दाब पर, इसी उत्प्रेरक से, और ऐसे अगर परिवर्तन हुए उसमें तभी ये रासायनिक अभिक्रिया हो पाएगी। जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले रसायनों के नाम, अभिक्रमकों और उत्पादों के नाम पूरे पूरे लिख रहे हैं तो उसे कहते हैं हम शब्द समीकरण। यहाँ पे देखिए, सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर बनाता है सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसे हम बोलते हैं शब्द समीकरण, क्योंकि यहाँ पे हमने रसायनों के प्रतीक या सिंबल्स को यूज नहीं किया। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण जहां पर हमने एक रासायनिक अभिक्रिया को
रसायनों के प्रतीकों द्वारा या सूत्रों द्वारा दर्शाया है। जैसे सोडियम क्लोराइड का हमने लिखा NaCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का हमने लिखा H2SO4, सोडियम सल्फेट का लिखा हमने Na2SO4 और हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखा HCl। तो ये बन गया एक रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे किया जाता है, उसे सीखने से पहले हम ये देखते हैं मोल का क्या तात्पर्य है। किसी भी तत्व या यौगिक के सामने लिखी गई संख्या रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक के मोल दर्शाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के सामने मैंने लिखा है 2, तो ये हुआ 2 मोल सोडियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के सामने मैंने कुछ नहीं लिखा, तो ये हुआ 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट के सामने भी मैंने कुछ नहीं लिखा, तो ये हुआ 1 मोल सोडियम सल्फेट। और हाइड्रोजन क्लोराइड के सामने लिखा है 2, तो ये हुआ 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड। रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तो हमने लिखना सीख लिया। अब देखते हैं इसका संतुलन करना क्यों आवश्यक है। हमने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में ये पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। इसका मतलब हुआ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर रहनी चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमारे लिए आसान हो जाए, इसके लिए हमें कुछ नियम सीखने होंगे। पहला नियम है तत्वों और यौगिकों के सही प्रतीक या सूत्र हमें याद होने चाहिए। अभिकारकों के तत्वों की परमाणु संख्या हमें हमेशा उत्पादों के तत्वों के परमाणु संख्या के बराबर करनी है। संतुलन शुरू करते समय सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को हमें चुनना है। फिर चुनना है अकेले तत्व को। अगर कोई तत्व भिन्न में मौजूद है तो उसे बराबर करने के लिए हमें पूरे समीकरण को हर से गुना करना है। संतुलन करते समय लिपि के अंतर्गत लिखे गए परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे समझने के लिए हम समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखा है, 4 लिखा है और 3 लिखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो बदलाव कहाँ करना है? हमें इस यौगिक के सामने लिखकर, जो भी हम संख्या यहाँ सामने लिखेंगे वो बदलाव हम कर सकते हैं खाली। अगर हमने Fe2SO4 3 लिखा हुआ था तो इसका मतलब था 2 परमाणु Fe के, 3 परमाणु S के और 12 परमाणु O के हैं। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है वो ब्रैकेट के अंदर सभी तत्वों से गुना होती है। समीकरण को संतुलित करने के लिए मोल की संख्या में बदलाव होगा, जिसे हम कहाँ लिखेंगे? यौगिक के सामने। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2Fe2SO4 3, तो हम खाली यहीं पर किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। अब ये 2 लिख देने से क्या बदलाव हो गया इसमें? यहाँ पर बन गए ये 2 सभी तत्वों से गुना होगा, तो Fe हो गए 4, S हो गए 6, 3 ब्रैकेट के बाहर और 2 ये गुना हो, और ऑक्सीजन हो गए 2 को 4 से गुना किया 8, 8 को 3 से गुना किया 24, 24 परमाणु ऑक्सीजन के। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का चरणबद्ध तरीका। जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमें दी गई है, सभी तत्वों और यौगिकों के चारों तरफ हम बॉक्स बनाएंगे, जिससे बॉक्स के अंदर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनके चारों तरफ बॉक्स बना दिए। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या को गिनना है। बाईं तरफ हमने देखा Fe 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। दाईं तरफ प्रतिफल में 2 Fe है, 3 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। इन्हें हमने इस तालिका में लिख लिया। फिर हमने
देखा कि सबसे अधिक परमाणु संख्या ऑक्सीजन की है दाईं तरफ। इसे बराबर करने के लिए हम इस ऑक्सीजन को 3 से गुना कर सकते हैं। तो हमने बाईं तरफ हमारा H2O के सामने हमने 3 लिख दिया, क्योंकि सामने वाली संख्या हर तत्व से गुना होती है। अगले चरण में हम सभी तत्वों की परमाणु संख्या फिर से गिनकर तालिका में लिखते हैं। हमने देखा अब Fe में तो हमने कोई बदलाव नहीं किया था, रहा 1, दाईं तरफ 2, हाइड्रोजन में 6 और दाईं तरफ 2, ऑक्सीजन हो गया हमारा बराबर। अब सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? हाइड्रोजन की है, बाईं तरफ 6। इसे हमें दाईं तरफ भी 6 करना है, इसलिए हमने देखा दाईं तरफ यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इसके सामने हमने 3 लिखा, तो ये 3 से जब गुना हो जाएगा तो बन जाएगा 6 हाइड्रोजन। अगले चरण में हमने फिर से जो बदलाव आया उसे लिखा कि हमारा Fe रहा 1, बाईं तरफ, दाईं तरफ 2, हाइड्रोजन हो गया बराबर हमारा 6 दोनों तरफ, और ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अगले चरण में हमें Fe को बनाना है 2 बाईं तरफ, तो उसके सामने हमने लिख दिया 2 और बाकी कोई हमने बदलाव नहीं किया। हम सभी तत्वों की परमाणु संख्या को गिनकर फिर तालिका में भरते हैं। Fe हो गया 2 दोनों तरफ, हाइड्रोजन भी हो गया 6, ऑक्सीजन भी हो गया 3। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद हमारी समीकरण हो गया 2Fe, 3H2O, Fe2O3 और 3 हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2Fe, यहाँ पर 2Fe है, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, और ये 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने की पकड़ को और मजबूत करने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। FeSO4, Fe2O3, SO2 और SO3। सबसे पहले क्या करेंगे, इन यौगिकों के चारों तरफ एक बॉक्स बना देंगे। उसके बाद अभिक्रमकों और उत्पादों के में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या गिनेंगे। Fe बाईं तरफ है 1 और दाईं तरफ है 2, सल्फर बाईं तरफ है 1 और दाईं तरफ है 2, ऑक्सीजन बाईं तरफ है 4 और दाईं तरफ है 3, 2 और 3, 8। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन जो एक बहुपरमाणु का हिस्सा है, उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, उसको संतुलित करना है। उसके लिए हमने इसे 2 से गुना किया। बाईं तरफ 2 से गुना करने के लिए हमें FeSO4 के सामने ये 2 लिखना पड़ा, जिससे सभी तत्वों की परमाणु संख्या बदल जाएगी। अब हो गया हमारा Fe2, सल्फर भी 2, क्योंकि सामने लिखी गई संख्या हर तत्व के परमाणु संख्या से गुना होती है, और ऑक्सीजन हो गए 8, जो कि पहले से ही दाईं तरफ हमारे 2, 2 और 8 थे। इसका मतलब हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। ऐसे ही और उदाहरण लेकर हम अपनी किताब से सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं, सामने मोल की संख्या छोड़कर। उन्हें संतुलित करने के बाद हम अपनी किताब से मिला सकते हैं कि हमने उत्तर सही लिखा या नहीं, या संतुलन ठीक किया या नहीं। आशा करती हूँ इस पाठ में जो मैंने भाग कवर किया पाठ 1 का, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्नों को लिखकर भेज सकते हैं। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो उसे भी जरूर लिखिए, ताकि मैं अपने वीडियो को और बेहतर बना पाऊं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और अगर आपने मेरा वीडियो पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि इससे और बच्चों को भी फायदा हो, तो उनके साथ शेयर करिएगा। इसी भाग का
इंग्लिश मीडियम का जो मेरा वीडियो है उसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, तो जो बच्चे इंग्लिश में इसको देखना चाहते हैं वहां पर देख सकते हैं लिंक को खोलकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।